बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। पहले ये चैप्टर नंबर सेकंड था, लेकिन अब ये चैप्टर नंबर 1 है, क्योंकि आपका जो एक चैप्टर है शीत युद्ध का दौर वो सिलेबस में नहीं है। वैसे तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलग से हम क्या करेंगे, एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे जिसमें सारी वीडियो आपको लाइन से देखने को मिल जाएगी, है ना। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर लिया था, तो पार्ट 1 को आप लोग जरूर देखें ताकि आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सके। ठीक है जी, तो चलिए अब अपने पीडीएफ में चलते हैं और सीधा अपने टॉपिक्स को हम समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, इस टॉपिक तक हमने कर लिया था, इस टॉपिक को भी हमने कर लिया था। लेकिन एक बार मैं फिर से रिकॉल करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको चीजें मालूम हो कि भाई हम कहां तक पार्ट 1 में कर चुके हैं, है ना। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए जी, तो गोर्बाचेव और मिखाइल गोर्बाचेव की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो 1980 के दशक में बने थे। सोवियत संघ के जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। कब? 1980 के दशक में। राष्ट्रपति कब बने थे? सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने थे? 1985 में राष्ट्रपति बने थे। ये डेट याद रखना भाई, हमेशा काम आएगा। 1 मार्क्स में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, जो पश्चिमी देश है, आपको पता है जो यूरोपीय देश है, पश्चिमी देश यानी कि अमेरिका है, यूरोप के बहुत सारे जो देश है वो सोवियत संघ से बहुत आगे निकल गए थे। तो गोर्बाचेव जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सोचा कि भाई हम भी क्या करेंगे, पश्चिमी की बराबरी करेंगे। पश्चिमी देशों के बराबर करने के लिए उन्होंने कुछ नीतियां भी चलाई। जैसे कि उन्होंने 2 नीति चलाई थी जो कि बहुत ही फेमस है। एक तो ग्लासनोस्ट है, आपका पता है, जिसको हम खुलापन बोलते हैं, खुलापन, है ना, यानी कि अर्थव्यवस्था को खोलना है ज्यादा से ज्यादा, ये नीति थी। दूसरा है पेरेस्ट्रोइका, यानी कि पुनर्रचना, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को जो भी चीजें बिगड़ चुकी हैं उसकी रचना हम दोबारा से करेंगे, है ना। ये 2 नीतियां उन्होंने चलाई थी। खुलेपन की नीति, ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। लेकिन इनकी दोनों ही नीति आपको पता है कि असफल रही थी, है ना जी। दोनों ही नीति क्या रही थी, इनकी असफल रही थी। और इन 2 नीतियों के असफल होने के बाद क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव का तख्ता पलट कर दिया जाता है। ये चीज भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिखाइल गोर्बाचेव का तख्ता पलट कब किया गया? 1991 में। किसके द्वारा? बोरिस येल्त्सिन के द्वारा। ये नाम भी याद रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। बोरिस येल्त्सिन ने तख्ता पलट कर दिया, किसका? मिखाइल गोर्बाचेव का, है ना जी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। मेन चीजें यहाँ पे दे रखा है कि दिसंबर 1991 में क्या होता है। दिसंबर 1991 में जो येल्त्सिन है, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में 3 बड़े गणराज्य, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी थी, है ना। 3 देशों का नाम याद रखना है, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। इन तीनों ने मिलकर ही सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित, मतलब एक तरीके से टूट गई, बिखर गई। सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवादी व्यवस्था तथा लोकतंत्र को अपनाना शुरू कर दिया। पहले आपको पता है कि यह व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था थी, लेकिन अब सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद को अपनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसका विघटन हो चुका था। और इसी के जरिए क्या होता है, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन होता है। ये सारे ऐसे स्वतंत्र देश थे जो कि सोवियत संघ से अलग हुए थे, है ना। तो इसी को हम स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बोलते हैं, जो कि सोवियत संघ से अलग होके बने थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद इन स्वतंत्र राज्यों का उद्भव हुआ था। 15 गणराज्य से को मिला के बना था, है ना। तो ये चीज आपको पता है ना जी। चलिए, उम्मीद करता हूं आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये सारी चीजें वैसे ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लो। देखो, जैसे कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ, रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य बनाया गया था, है ना। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? रूस, क्योंकि रूस सबसे विशालकाय था, सबसे पावरफुल था। आपको पता है कि सोवियत संघ में किसका दबदबा था? रशिया का दबदबा था। रूस को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भी मिल गई थी भाई। रूस को, जो सोवियत संघ को पहले स्थायी सदस्यता मिली हुई थी, वही स्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद में किसको मिल गई? रूस को, है ना। और जितनी भी सोवियत संघ ने जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संधि कर रखी थी, अंतरराष्ट्रीय संधियों पे दस्तखत कर रखा था, वो सब अब किसके जिम्मे दे दिया गया था? रशिया के जिम्मे, है ना। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी गणराज्यों में एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा किसको मिला? रूस को मिला। मतलब सारा पावर जो था सोवियत संघ का, वो किसको मिल गया? रशिया को मिल गया, है ना। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए कि भाई परमाणु हथियारों पे नियंत्रण रखा जाए, है ना। इसके लिए रशिया ने
कुछ कदम भी उठाए थे। ये सारी चीजें हैं जो कि आपको इस टॉपिक में और जान लेना था, जो कि मैंने समझा दिया है ना जी। चलिए अब और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब आ गया भाई मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो आप अगर 4 साल 5 साल 6 साल का क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लो, हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है फिक्स है और बहुत आसान है। बहुत सारे पॉइंट्स तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, है ना। तो टॉपिक क्या है हमारा, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, यानी सोवियत संघ का विघटन भाई क्यों हुआ, ऐसे क्या कारण था जिससे कि सोवियत संघ टूट गया। 1991 में आपको पता है सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, है ना। तो सोवियत संघ के विघटन के पीछे बहुत सारे कारण माने जाते हैं। जैसे कि पहला कारण यहाँ पे लिख रखा है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। भाई जो सोवियत संघ की संस्थाएं थी लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाई, है ना। इस वजह से लोग नाखुश थे और इस वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। कई सालों तक अर्थव्यवस्था क्या रही, गतिरुद्ध रही, यानी कि अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पा रहा था। उपभोक्ता वस्तुओं की लगातार वहां पे क्या होती जा रही थी, कमी होती जा रही थी, क्योंकि संसाधनों का इस्तेमाल कहां कर रहे थे भाई, ज्यादा से ज्यादा संसाधन कहां लगा रहे थे भाई, परमाणु हथियार बनाने पे। जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनको अपने साथ मिला के रखने में सोवियत संघ ने अपने पैसे खर्च कर दिए, अपने संसाधनों को वहां पे खर्च कर दिया, है ना। इस वजह से क्या है कि वहां पे उपभोक्ता वस्तुओं की लगातार कमी होती चली गई, खाने पीने के लाले वहां पे पड़ रहे थे, ठीक है जी। सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नजर से देखने लगा कि भाई राज्य व्यवस्था जो है, सरकार जो है, जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है, हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रही है। तो शक की नजर से देखना स्टार्ट कर दिया अपनी राज्य व्यवस्था को। सोवियत संघ ने अपनी संस्थाओं का संसाधनों का अधिकांश, ये तो हमने अभी बात कर लिया है, समझा ही दिया है मैंने, कि अपने संसाधनों का अधिकांश हिस्सा कहां खर्च कर दिया भाई, परमाणु हथियार बनाने में, सैन्य साजो सामान बनाने में, है ना। सोवियत संघ पर इससे क्या हुआ, आर्थिक दबाव बढ़ता चला गया। पैसे भाई सारा घुसाए जा रहे हो तुम, हथियार बनाए जा रहे हो तुम, लोगों के लिए जो जरूरतमंद चीजें हैं उस पर संसाधन खर्च नहीं कर रहे हो तुम, तो इससे आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता चला गया। सोवियत संघ पिछड़ चुका था, है ना। और पिछड़ेपन की बात जब वहां के लोगों को पता चला, लोगों को ऐसा बताया जा रहा था कि भाई हम अमेरिका से, हम पश्चिमी यूरोप के देश से बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन सच्चाई क्या थी, सच्चाई ये थी कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो चुकी थी, कोई भी डेवलपमेंट वहां पे नहीं हो पा रहा था। और जब इस बात का पता वहां के लोगों को लगा तो एक मनोवैज्ञानिक धक्का लगा उनको कि यार सब हमें चूतिया बना रहे, सब हमें बेवकूफ बना रहे, मतलब पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य मिलके, जो अधिकारी लोग हैं सब मिलके हमें बेवकूफ बना रहे, बस वो अपनी झोली भर रहे हैं, है ना। जब इस बात का पता वहां की जनता को लगा तो तहलका मच गया भाई। देखो सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी भाई, जनता के लिए कोई भी काम कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं किया था। ये पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी। चलिए जी, उम्मीद करता हूं इसको भी समझ चुके होंगे। वैसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप ना थोड़ा साइड हट जाया करो। ये देखो ये पेज मैं बैक कर देता हूं, सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ, यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट्स बना सकते हैं आप, है ना। वैसे ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। और कुछ पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वो पीडीएफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वो थोड़ा मतलब उसके लिए कुछ चार्जेस मैं करता हूं, तो वहां से भी आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है कि यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, इसके बारे में हमने बात कर लिया। गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार, है ना। देखो ये सारे पॉइंट तो आप लिख सकते हो, लेकिन कुछ नकारात्मक, जैसे कि हमने सोवियत व्यवस्था की नकारात्मक विशेषताओं की हमने बात की थी, सोवियत प्रणाली की नकारात्मक विशेषताओं की हमने बात की थी, जहां पे हमने बात किया था कि रूस का दबाव था। आपको पता है कि जो रूस है ना, रूस की हम बात करें तो आपको पता है कि जो रूस था वो 15 गणराज्यों में से एक था, ठीक है। लेकिन हर मामले में किसका दबदबा था, रूस का दबदबा होता था, हर मामले में रशिया का दबदबा था, ठीक है। इस वजह से भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। साथ ही साथ आपको पता है कि लोकतंत्र की कमी थी वहां पे, है ना, लोकतंत्र की कमी थी। लोकतंत्र की कमी होने के कारण क्या था कि लोगों खुलेआम अपनी बातों को रख नहीं सकते थे, सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते थे। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ था, है ना। कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, अपनी गलतियों को नहीं सुधार पाए वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी वगैरह थे, है ना।
इस सब के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स है जिसको आप लिख सकते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण में। 6 पॉइंट तो भाई कम से कम याद कर लो, 6 पॉइंट कम से कम याद कर लो, जिसमें मैं आसान आसान पॉइंट बता देता हूं। आसान आसान से पॉइंट आप क्या बता दोगे? रूस का दबदबा था, लोकतंत्र की कमी थी, है ना, संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया, परमाणु हथियार वगैरह बनाने पे खर्च कर दिए, यह बता दो। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, 4 पॉइंट हो गया, है ना। 5वां आप बता दो कि भाई मिखाइल गोर्बाचेव की गलत नीति, ये भी आप बता सकते हो, जो 2 नीतियां चलाई थी वो असफल रही, इसकी वजह से भी सोवियत संघ का विघटन हो गया। 5 पॉइंट हो गया, है ना। 6वां आप बता सकते हो कि भाई लोगों की आकांक्षाएं थी जो थी वो पूरी नहीं हो पाई, है ना। इसके अलावा आप बता सकते हो कि जो सोवियत संघ की जो सरकार है वो अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में लोगों के बीच में गलत प्रचार कर रही थी, लेकिन जब सच्चाई का पता वहां के आम नागरिकों को लगा तो उनको एक मनोवैज्ञानिक धक्का लगा, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण में। तो ये सारी हम बात कर चुके हैं। एक पॉइंट और आप बात कर लो। देखो मिखाइल गोर्बाचेव की नीति के बारे में तो हमने बात कर लिया, एक पॉइंट आप और बता सकते हो इसमें, राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार। ये पॉइंट क्या बताता है भाई? राष्ट्रवादी भावना, राष्ट्रवादी भावना का मतलब आप सभी को मालूम है, देश के प्रति प्रेम भावना। आपको पता है कि 15 गणराज्यों को मिला के बना था सोवियत संघ, है ना। 15 गणराज्य सब अलग अलग देश थे। अब इन सभी देशों में क्या होता है? राष्ट्रवादी भावना का उभार हो जाता है। संप्रभुता की इच्छा, संप्रभुता का मतलब कि खुद का प्रभुत्व हो। ऐसा ना हो कि भाई रशिया सिर्फ अपना दबदबा 14 गणराज्यों पे अपना दबदबा दिखाए। तो ये भावना उत्पन्न होने लग गई। हर देश ये सोचने लगे कि भाई हम बेलारूस के नागरिक है ना, हम रशिया के नागरिक है, हम यूक्रेन के नागरिक है ना, यहाँ पे हमारी खुद की सरकार होनी चाहिए, यहाँ पे क्यों रशिया अपना दबदबा दिखाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ, राष्ट्रवादी जो भावना है और संप्रभुता की जो इच्छा है, इसने भी सोवियत संघ के विघटन में कहीं ना कहीं योगदान दिया और सोवियत संघ टूट गया, बिखर गया। ठीक है जी, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख देना, बहुत आसान थे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा क्या आता है? अगला टॉपिक आता है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या रहे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान टॉपिक है, और ये भी पूरे 6 नंबर में आता है भाई, पूरे के पूरे 6 नंबर को कैरी करता है ये टॉपिक, और आसान है, फ्री के नंबर है भाई, फ्री के नंबर। देखो जी, टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन की परिणतियां, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम रहे। सबसे पहले आपको पता है कि सोवियत संघ और अमेरिका जब 2 महाशक्तियां थी तो शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था, यानी कि दोनों देशों के बीच में हमेशा टकराव, तनाव, युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती थी। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के साथ ही क्या हुआ, शीत युद्ध हमेशा के लिए समाप्त हो गया, क्योंकि अब दुनिया में एक ही महाशक्ति बच गई थी, यूएसए, है ना जी। कोई टक्कर ले सकता था भाई इससे, कोई पंगा ले सकता था भाई इससे? नहीं ले सकता था। तो शीत युद्ध खत्म हो गया भाई, क्योंकि एक महाशक्ति विघटित हो चुकी है। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाई या नहीं, ये कोई विचारधारात्मक मतभेद बचा ही नहीं, क्योंकि यार सोवियत संघ तो खत्म हो गया, समाजवादी विचारधारा तो हार गई, जीत किसकी हुई? पूंजीवादी विचारधारा की। पूंजीवादी प्रणाली जो है वो पूरी दुनिया में छा गई भाई। ये मान लिया गया कि पूंजीवादी व्यवस्था ही अच्छी है, समाजवादी व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे देश बिखर गए, टूट गए, है ना। तो पूंजीवादी व्यवस्था का उभार हुआ, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई भैया। देखो शीत युद्ध का समय था, दोनों महाशक्तियां, नए नए हथियार बनाए जा रहे थे, परमाणु हथियार बनाए जा रहे थे, खतरनाक हथियार बनाए जा रहे थे, लेकिन अब कोई शीत युद्ध नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है यूएसए के। तो क्या हथियार बनाए जाएंगे? नए नए नहीं बनाए जाएंगे भाई, यानी कि हथियारों की होड़ खत्म, खत्म। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक नई शांति संभावना का जन्म हुआ। अब शीत युद्ध में लग रहा था कभी भी हमला हो जाएगा, कभी भी महायुद्ध, विश्व युद्ध हो जाएगा, कभी भी तबाही मच जाएगी भाई, लेकिन सोवियत संघ खत्म, यानी कि अब दुनिया में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, क्योंकि एक पावर होगा ना तो वो चीजों को संभाल के चलाएगा, है ना, सारी चीजें सही से चलेंगी। 2 होगा, लड़ाइयां होती रहेंगी, है ना। एक इलाके में 2 डाउन होंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, एक डाउन होगा, चीजें सही से चलेंगी। ठीक है जी, तो ये हुआ, एक नई शांति व्यवस्था की संभावना का विकास हुआ, जन्म हुआ। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। शक्ति संबंध बदलने का मतलब क्या है कि जो पूर्वी यूरोप के देश थे उनका संबंध पहले किसके साथ था? सोवियत संघ के साथ।
पूर्वी यूरोपीय देशों का सोवियत संघ के साथ संबंध था, लेकिन अब वो नाटो में शामिल हो गए। नाटो, आप लोगों को मैंने नाटो के बारे में बताया था भाई, नाटो के बारे में फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं। वो सारे नाटो में शामिल होना चाहते हैं, यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। तो ये शक्ति संबंध पूरी तरीके से बदल चुके थे। अमेरिका अकेली महाशक्ति बनकर उभरा भाई। अमेरिका जो है दुनिया में अब एकमात्र महाशक्ति कौन बच गया भैया? अमेरिका बच गया। अमेरिका के टक्कर में कोई नहीं है। तो ये भी एक परिणाम बता सकते हो। आसान आसान से पॉइंट है भाई, सारे पॉइंट बिल्कुल आसानी से तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। डाउट हो किसी भी पॉइंट में भाई नीचे कमेंट डाल देना कि भैया ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ठीक है जी, जरूर आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली अर्थव्यवस्था बन गई। ऊपर ही हम बात कर चुके हैं कि पूंजीवादी विचारधारा अच्छी मानी जाने लग गई। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की हम बात करें, IMF की हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, तो ये दोनों अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है वो बहुत ताकतवर बन गई भाई, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे यही अंतरराष्ट्रीय संगठन उपलब्ध कराएंगे, समझ रहे हो। तो इससे ये ज्यादा ताकतवर सलाहकार बन के उभर के सामने आते हैं। ये पॉइंट इसी में समझा रखा है। अगला देखो, सोवियत संघ के खेमे का अंत हो गया। सोवियत संघ के खेमे का अंत हो गया यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो जाहिर सी बात है नए देशों का उदय। आपको पता है कि सोवियत संघ के विघटन का एक और परिणाम ये हुआ कि 15 नए देश जो थे उनका उदय हुआ, वो सब अपनी स्वतंत्र पहचान बना लिए, है ना। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। तो ये पॉइंट्स आपको बताने थे, इसमें आसान से पॉइंट थे। देखो 6 पॉइंट ऐसे गिनवा देता हूं, दिमाग में छप जाएगा तुम्हारे। सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या रहा? शीत युद्ध खत्म, विचारधारात्मक मतभेद का अंत हो गया, हथियारों की होड़ खत्म हो गई, अमेरिका एक मात्र महाशक्ति बन गया, नए देशों का उदय हुआ, है ना, नए देशों का उदय हुआ। और साथ ही साथ आप एक और पॉइंट आप बता सकते हो कि जो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो एक ताकतवर सलाहकार बन के उभर के सामने आए, है ना। तो ये 6 पॉइंट याद रखो, बहुत है। बाकी तो इसमें 8, 9, 10 पॉइंट मैंने बता दिए हैं, जितने पॉइंट आप याद करना चाहो कर लो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी की बात कर लेते हैं। शॉक थेरेपी वाला टॉपिक समझना बहुत जरूरी है भाई, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले भैया शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है? देखो शॉक मतलब क्या होता है? अचानक से झटका दे दो किसी को, शॉक का मतलब क्या होता है? झटका दे देना एकदम से, है ना। थेरेपी का मतलब क्या होता है? इलाज करना, उपचार करना। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि सोवियत संघ का विघटन जब हुआ, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जितने भी 15 गणराज्य थी सोवियत संघ में शामिल, 15 गणराज्य, उनको एक शॉक ही तो मिला था, है ना। पहले सही से वहां पे व्यवस्था चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी देशों में, लेकिन अब विघटन हो चुका है सोवियत संघ का, तो उनको एक शॉक लगा है। लेकिन अमेरिका क्या करेगा? उनको थेरेपी देगा, है ना। थेरेपी मतलब कि उनका उपचार करेगा, उनके देशों में जो समस्या है उसका समाधान के लिए व्यवस्था लागू करेगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे? शॉक थेरेपी बोलेंगे। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना। पहले भाई आघात पहुंचाओ, पहले खर्चा पानी दो किसी को, है ना, मार पीट दो उसको, और उसके बाद उसका इलाज करवा दो। तो यही शॉक थेरेपी है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब देखो ये जो मॉडल है, ये मॉडल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा चलाया गया था? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा चलाया गया था। और इस व्यवस्था शॉक थेरेपी के मॉडल के तहत, शॉक थेरेपी के तहत क्या करना था? जितने भी रूस की हम बात कर ले, मध्य एशिया के गणराज्यों की हम बात कर ले, है ना, पूर्वी यूरोप के हम देशों की बात कर ले, इन सभी को साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर, ठीक है, साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था। इन सभी देशों को कौन सी व्यवस्था को अपना लेना था? पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लेना था। कौन से मॉडल के तहत? शॉक थेरेपी के मॉडल के तहत। तो इसी को शॉक थेरेपी का मॉडल कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इस मॉडल के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने क्या किया? एक तरीके से सहायता पहुंचाई यूरोपीय, जो पूर्वी यूरोप के देश थे या फिर सोवियत संघ में शामिल देश थे, उनको पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने में सहायता पहुंचाई, है ना। तो इसको आप शॉक थेरेपी बोलेंगे। देखिए जी, हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ना था भाई, पूंजीवादी व्यवस्था को हर देश को अपनाना था। शॉक थेरेपी के लिए सर्वोपरि मान्यता यह थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। अब पहले क्या होता था?
सोवियत संघ में पहले क्या था कि जमीन पे सरकार का अधिकार था, सामूहिक खेती होती थी, सामूहिक फार्में होती थी, लोग ग्रुप बना के खेती वगैरह करते थे, खेतों पे सरकार का नियंत्रण होता था। लेकिन अब क्या है, निजी हाथों में सारी चीजें, जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी उद्योग धंधे चल रहे हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां चल रही है, जितनी फर्म्स है, वो सब किसके हाथों में चला गया, निजी हाथों में चला गया, है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या क्या पॉइंट्स लिख रखा है कि इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। मतलब कि वही निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, चीजों को निजी हाथों में सौंप दिया गया, सामूहिक फर्म को निजी फर्मों में बदल दिया गया। पहले सामूहिक फर्में होती थी, यानी कि सरकार का नियंत्रण होता था फर्मों पे, कंपनियों पे, लेकिन अब निजी फर्म में बदल दी गई इनको। पूंजीवादी पद्धति से खेती होने लग गई भाई, है ना, पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाने लग गया, पूंजीवादी पद्धति से कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाएंगे तभी जाके हम खेती में विकास करेंगे। मुक्त व्यापार को अपनाया गया। पहले क्या था कि भाई देश के अंदर ही उपजाओ, देश के अंदर ही खाओ, ये चीज था, लेकिन अब मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया। मुक्त व्यापार को पूरी तरीके से अपनाना जरूरी मान लिया गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्रा की आपस में परिवर्तनीयता, मतलब कि जब दो देशों के बीच में व्यापार होगा तो मुद्राओं का आपस में परिवर्तन होना भी जरूरी है, तो इसको भी बढ़ावा दिया गया, है ना। मुक्त व्यापार की नीति को महत्वपूर्ण बनाने के लिए ये चीजें जरूरी थी। पश्चिमी देशों से आर्थिक जुड़ाव को भी बढ़ावा दिया गया कि पश्चिमी देशों से ज्यादा ये देश जुड़ सके। ये शॉक थेरेपी का मॉडल था। उम्मीद करता हूं आप शॉक थेरेपी को समझ चुके होंगे। ठीक है जी। अब शॉक थेरेपी के परिणाम क्या रहे, देखिए जी, शॉक थेरेपी के परिणाम को समझिए। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 6 मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में भी आ जाता है। देखो शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पूरे क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था है ना, बर्बाद हो गया भाई, तहस नहस कर दिया पूरी अर्थव्यवस्था को। सोवियत संघ की पूरी अर्थव्यवस्था को, रशिया की पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित ढांचा, औद्योगिक ढांचा जो था वो चरमरा उठा। चरमराने का मतलब समझते हो ना, ठीक है, तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया पूरा औद्योगिक ढांचा, सारे उद्योग धंधे सब बर्बाद हो गए, खेती बर्बाद हो गई, सब कुछ। ठीक है, आगे देखो, ज्यादा अच्छे से पॉइंट समझा रखा है। गराज सेल, गराज सेल का मतलब समझते हैं ना, मतलब चीजों को बेचने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे जो पत्र वगैरह है, मतलब बिना लाइसेंस की चीजों को बेचा जाने लग गया, इसको हम गैराज सेल कह सकते हैं। तो लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया गया, निजी कंपनियों को बेच दिया गया, लगभग 90% उद्योगों को, वो भी औने पौने दाम पे, मतलब सही रेट नहीं मिला भाई उनको, औने पौने दामों पे इनको बेच दिया गया। और इसी को इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल कहा जाता है। इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल क्या था कि जब शॉक थेरेपी चालू हुआ तो शॉक थेरेपी की वजह से जो सोवियत संघ या जो रशिया है, रूस के लगभग 90% उद्योगों को औने पौने दामों पे बेच दिया गया। इसी को इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल कहा जाता है। इसको याद रखना भाई, काम आएगा ये। ठीक है जी। मुद्रास्फीति, अच्छा जी, मुद्रास्फीति में वृद्धि हो गई। अगला पॉइंट क्या है, मुद्रास्फीति में वृद्धि। अब मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति का मतलब होता है जो हमारी मुद्रा है ना, मुद्रा, उसके कीमत में, उसके मूल्य में कमी आ जाना। ठीक है, मतलब इसकी जो क्रय शक्ति है ना मुद्रा की, वो कम हो जाएगी। जैसे पहले आप 1 रुपए में जितनी चीजें खरीद रहे थे ना, पहले आप मान लो 1 रुपए में आपको 4 टॉफी मिल जाता था, लेकिन वही टॉफी अब आपको 1 रुपए में मात्र 1 ही मिलता है। तो वही 1 रुपए की क्रय शक्ति क्या हो गई है, कम हो चुकी है। और ऐसा क्यों होता है, महंगाई की वजह से होता है। महंगाई समय के साथ बढ़ता रहता है। तो मुद्रास्फीति का सीधा संबंध किससे होता है, महंगाई से, है ना। मुद्रास्फीति में वृद्धि यानी कि महंगाई में वृद्धि। ठीक है, तो रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आया भाई। जो रूबल है वो कहां की मुद्रा है, रशिया की मुद्रा है। नाटकीय ढंग से गिरावट देखने को मिलता है और मुद्रास्फीति इतनी तेजी से बढ़ती है कि लोगों की जमा पूंजी जो है, जमा पूंजी यानी कि जो उन्होंने पैसे सेविंग करके रख रखे थे भाई, सब खत्म, सब बर्बाद हो गया, सब जा रहा था चीजों को खरीदने में, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही थी, है ना। तो ये मुद्रास्फीति है। उम्मीद करता हूं आप मुद्रास्फीति भी समझ चुके होंगे। देखो जी, चीजों को बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं,
एक एक शब्द का मतलब भी बताता हुआ चल रहा हूं, कोई भी टॉपिक हम स्किप नहीं कर रहे, है ना। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, आप सभी के लिए कर रहा हूं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करो, रोशन साई स्टडी पॉइंट को आगे बढ़ाने में, इस फैमिली को और ज्यादा आगे बढ़ाने में आप लोग सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे यूट्यूब को पता लगेगा कि हाँ भाई ये वीडियो अच्छी है, और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक इस वीडियो को पहुंचाएगी। तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त भी चैनल से जुड़ सके और अपने स्टडी को और ज्यादा बेहतर कर सके। ठीक है जी, तो ये काम आप लोग जरूर कर देना भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला है खाद्यान्न संकट। अब खाने पीने की चीजों की भाई कमी हो गई। आपको पता है कि सोवियत संघ में पहले क्या था, 1991 से पहले या फिर 90 से पहले, जब शॉक थेरेपी का मॉडल नहीं अपनाया गया था, तब क्या होता था, वहां पे सामूहिक खेती प्रणाली थी, सरकार खेती करवाती थी, जो चीजें हैं उसका वितरण, वितरण मतलब जो अनाज है उसका बंटवारा न्यायपूर्वक ढंग से होता था, है ना। इससे क्या था कि खाद्यान्न सुरक्षा मौजूद थी। लेकिन अब ये खाद्यान्न सुरक्षा मौजूद नहीं थी, अब सरकार से कोई सहायता नहीं मिलेगा। रूस को खाद्यान्न का आयात करना शुरू करना पड़ा भाई, दूसरे देशों से आयात करना पड़ा खाने पीने की चीजें। सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे आ गई थी। जो जीडीपी है, जीडीपी का विकास भी लगातार गिरता जा रहा था। सकल घरेलू उत्पाद आप समझते हैं, है ना, वो भी लगातार गिरता जा रहा था। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। जो सरकार जो चीजें लोगों को प्रोवाइड कराती थी सस्ते से सस्ते दामों पे, खाने पीने की चीजें, जो जरूरत की जितनी भी चीजें हैं, वो सब खत्म हो चुकी थी अब। तो लोगों को एक तरीके से भूखमरी का मार भी झेलना पड़ रहा था वहां पे। माफिया वर्ग का उदय। अब भैया ये माफिया वर्ग होते कौन है? माफिया वर्ग यानी कि डॉन भाई, डॉन समझते हो ना, कुंडे टाइप के होते हैं, जो किसी इलाके में अपना दबदबा बना के रखते हैं। जैसे कि यूपी बिहार में अगर आप कोई कंपनी खोलने जाओगे ना, तो इन माफियाओं से आपको हाथ मिलाना पड़ेगा, इन माफियाओं से आपको संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे, इनको हफ्ता भेजना पड़ेगा, जब जाके अपने फर्म, अपनी कंपनी चला पाओगे। तो सोवियत संघ में भी क्या होता है, रशिया में भी क्या होता है, विघटन मतलब शॉक थेरेपी के कारण एक माफिया वर्ग का उदय होता है ना, माफिया वर्ग का उभार होता है। और ये डॉन भाई जो है, माफिया वर्ग है, वो क्या करते हैं, सारी आर्थिक गतिविधि पे अपना नियंत्रण जमा लेते हैं। मतलब वो लाइन सुनी है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भाई ये पावरफुल थे, गन है इनके पास, बंदूकें हैं, नए नए हथियार है, उसके दम पे एरिया में उन्होंने अपना कब्जा बना रखा है। और एरिया में जितना भी उद्योग धंधे चलेंगे उस पर इन्हीं का दबदबा होता था, और आर्थिक गतिविधि पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में होता था। तो माफिया वर्ग का उदय हुआ, समझ गए इसको। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। गरीबी की मार झेलनी पड़ी भाई, गरीबी बढ़ रही थी, आप सभी को पता है, बहुत तेजी से गरीबी बढ़ी वहां पे। मध्य वर्ग जो है समाज के हाशिए पर आ चुका था। सबसे ज्यादा जो दिक्कतें झेलना पड़ा था वो मिडिल क्लास वर्ग को, क्योंकि भाई उनके पास पैसों की कमी थी, है ना। अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या फिर बाहर चले गए। जो भी बुद्धिजीवी थे, मतलब विद्वान वगैरह थे, वो भी भाई देश छोड़ के भाग रहे थे। अमीर और गरीबी का जो फासला था, जो अमीर और गरीब का फासला था, वो लगातार बढ़ता जा रहा था। यानी कि आर्थिक असमानता भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, है ना, आर्थिक असमानता भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। संसद का कमजोर होना। अब देखो, संविधान बनाया गया सोवियत संघ के विघटन के बाद, जो 15 देश थे, सभी देशों में संविधान तो बनाया गया, लेकिन संविधान बहुत जल्दबाजी में बना दिया, बहुत ज्यादा हड़बड़ी में संविधान बनाया गया, है ना। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बना दिया गया। कार्यपालिका की जितने भी पावर है वो सब किसको दे दिया गया? राष्ट्रपति को। और उसके हाथों में लगभग हर संभव संज्ञा आ गई। अब इससे क्या था कि राष्ट्रपति निरंकुश हो गया भाई, अपनी मनमानी करने लगा वहां पे, है ना। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई थी। संसद के पास पावर नहीं थे, सारे कार्यपालिका के पावर किसके पास चला गया? राष्ट्रपति के पास। अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जैसे धातु या फिर और दूसरे संसाधन, है ना, का निर्यात करते थे। उससे उनको ज्यादा मतलब फायदा होता था। वैसे ये पॉइंट इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इसको रहने दो आप। नीचे वाला देखो, नीचे वाला पॉइंट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश है। ये लाइन याद रख लेना भाई, ये सारे देश जो है यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में खनिज संसाधन मौजूद है, ठीक है। चलिए जी
अगला टॉपिक आता है संघर्ष और तनाव। एनसीईआरटी बुक में आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी को पता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सोवियत संघ के जो नए देश थे, जैसे कि बाल्कन क्षेत्र आप देखेंगे, है ना, ये मैप में आपको ये सारा एरिया दिख जाएगा। ये आई थिंक बाल्कन का पूरा एरिया यही कहलाता है ना। ये आपका उत्तरी पूर्वी यूरोप का जो एरिया है उसको हम बाल्कन क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ के देशों में बहुत ज्यादा मतलब संघर्ष देखने को मिल जाता है। तो संघर्ष और तनाव वाले टॉपिक की अगर हम बात करें तो देखो, रूस के दो गणराज्य हैं, चेचन्या और दागिस्तान। इसमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन देखने को मिलता है। कौन सा आंदोलन? हिंसक अलगाववादी आंदोलन यहाँ पे चलते हैं, है ना। कौन से दो गणराज्य में? चेचन्या और दागिस्तान। कहा किसका गणराज्य था? ये रूस का गणराज्य था। इसके साथ साथ मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्ष तक, यानी कि 2001 से 1 तक ये गृह युद्ध की चपेट में रहा, है ना। 10 वर्ष तक यहाँ पे क्या होता रहा? गृह युद्ध होता रहा। कई देश नदी जल के सवाल पर भी आपस में भिड़ते रहे। इन नदी जल बंटवारे को लेकर भी इन देशों के बीच में लड़ाइयां होती रही। पूर्वी यूरोप में जो चेकोस्लोवाकिया है वो शांतिपूर्वक तरीके से 2 भागों में बट गया, है ना, चेक और स्लोवाकिया। माफी चाहूंगा। तो चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में बट गया, चेक और स्लोवाकिया। ठीक है जी, ये 2 नाम भी याद रख लेना। एमसीक्यू में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, एमसीक्यू में बनेंगे यहां से क्वेश्चन। अगला है, सबसे गहन संघर्ष आपको कहां देखने को मिलता है? यूगोस्लाविया में। सन 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया। इसमें शामिल है बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है। इसके अलावा स्लोवेनिया है आपका और क्रोएशिया है। इस तरीके से जो यूगोस्लाविया हो कई प्रांतों में टूट गया। ये प्रांत नाम आप याद रख लेना, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, है ना। इन्होंने क्या किया? अपने आप को स्वतंत्र एक तरीके से कर लिया, है ना। यहां नाटो का हस्तक्षेप करना पड़ा और यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। यहाँ पे मतलब गृह युद्ध भी होने लगा। नाटो आपको पता है, नाटो जो है अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया एक सैन्य संगठन है। तो उसने यहाँ पे बमबारी की और यहाँ पे संघर्ष जो था वो जातीय संघर्ष ने किसका रूप ले लिया? गृह युद्ध का रूप ले लिया। मैप मैंने दिखा दिया है। अब देखिए पूर्व साम्यवादी देश और भारत। तो जो साम्यवादी देश है यानी कि जो सोवियत संघ है उसके भारत के साथ उसका संबंध कैसा रहा है? तो सोवियत संघ के साथ संबंध की बात कर लो या रसिया के साथ संबंध की बात कर लो, एक ही बात है हमारा, है ना। क्योंकि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन है? रसिया ही है। तो भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज्यादा गहरे रहे हैं स्टार्टिंग से ही। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत रूस के साथ संबंध है ना। मतलब हम जब विदेश नीति बनाते हैं तो सबसे टॉप पे अगर हमारा संबंध की बात करते हैं तो रसिया के साथ हम रखते हैं, क्योंकि रसिया हमारा मित्र बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा मित्र है स्टार्टिंग से ही। ठीक है जी। भारत रूस के संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास रहा है। मतलब कि हम एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छा ट्रस्ट करते हैं, बहुत बढ़िया विश्वास है और इसकी वजह से हमारा संबंध काफी अच्छा बना हुआ है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाती है, क्योंकि आपको पता है कि सोवियत संघ के बहुत सारे मतलब देशों में जो हिंदी फिल्में हैं उसका धूमधाम बहुत ज्यादा है। भारतीय संस्कृति को बहुत ज्यादा वहां पे लोग मतलब अप्रिशिएट करते हैं। भारतीय हिंदी फिल्म, जैसे हिंदी फिल्म के नायक राज कपूर से लेके अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्वी सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। भाई सब जानते हैं, वहां पे सभी लोग जानते हैं। रूस और भारत दोनों का जो सपना है वो बहुध्रुवीय विश्व का है। अब यहाँ पे बहुध्रुवीय विश्व का मतलब क्या है? दोनों का सपना क्या है? बहुध्रुवीय विश्व को बनाना। अब यहाँ पे बहुध्रुवीय विश्व का मतलब क्या है? देखो जी आगे बता रखा है। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब क्या है? बहुध्रुवीय विश्व से इन देशों का आशय है कि अंतरराष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हो। ये नहीं कि अमेरिका का दबदबा हो या फिर रशिया का दबदबा हो, ऐसा कुछ नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय फलक पर बहुत सारी शक्तियां हो, सभी पावरफुल देश हो, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी कि किसी एक देश पर कोई देश जबरन हमला करता है तो सभी देश उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाए। अगर कमजोर देश को कोई पावरफुल देश दबाने की कोशिश करता है तो सभी देश उसको बचाने के लिए कदम उठाए, है ना, कोशिशें करें। ठीक है जी। क्षेत्रीयता को महत्व दिया जाए, मतलब कि जो क्षेत्रीय संगठन वगैरह है उनको भी महत्व दिया जाए, है ना। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो।
ये नहीं कि भाई छोटा मोटा संघर्ष है और मारकाट करना शुरू कर दिया, बातचीत को बढ़ावा देना चाहते हैं। हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो, ये भी बहुध्रुवीय विश्व के अंतर्गत आ जाता है कि हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले लिए जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसको पावरफुल बनाया जाए, सारे फैसले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी के द्वारा लिए जाए, इन संस्थाओं को और ज्यादा मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्तिशाली बनाया जाए, ये भी भारत और रूस चाहते हैं। साथ ही साथ 2001 में भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं, है ना। 80 द्विपक्षीय जो दस्तावेज है उस पर साइन किया भारत और रसिया ने, कब? 2001 में। तो ये भी इस बात को दर्शाता है कि इन दोनों देशों के बीच में संबंध काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब आ जाओ भारत और रूस के साथ अपने संबंध के कारण फायदा, मतलब भारत को क्या फायदा हुआ भाई? रशिया के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन फायदा क्या हुआ? सबसे पहले कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा सपोर्ट करता है रशिया, हमेशा कश्मीर के मुद्दे पे भारत का सपोर्ट करता रहा है। ऊर्जा आपूर्ति, भाई बहुत सारे प्राकृतिक जो संसाधन हैं वो हम कहां से मंगाते हैं? पेट्रोल वगैरह हम रशिया से मंगाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान में भी काफी ज्यादा योगदान देता है, ठीक है। आतंकवाद के बारे में इंफॉर्मेशन देने में भी रशिया हमारी मदद करता है। पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंध को संतुलित करने के मामले में भी फायदा पहुंचाया भाई रशिया ने। मतलब रशिया हमेशा पश्चिमी एशिया के साथ जो हमारे संबंध है उसको बेहतर बनाने में, चाइना के साथ संबंध बेहतर बनाने में भी काफी ज्यादा योगदान दिया है। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना। ऊर्जा आयात मतलब समझ रहे हैं, जो ऊर्जा संसाधन है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसको बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं लगातार। चलिए जी, इसके अलावा देखो रूस ने भारत के अंतरराष्ट्रीय उद्योग में अंतरिक्ष उद्योग, जो अंतरिक्ष उद्योग है उसमें भी काफी ज्यादा बेनिफिट पहुंचाया है। उसने क्रायोजेनिक रॉकेट हमें प्रदान किया है, ठीक है जी। क्रायोजेनिक रॉकेट प्रदान करके हमारे अंतरिक्ष विज्ञान को भी काफी आगे बढ़ाने में इसने हेल्प किया है। क्रायोजेनिक रॉकेट आई थिंक ऊर्जा के बजट में मतलब ऊर्जा को बचाने में काफी ज्यादा योगदान करते हैं ये रॉकेट, है ना। तो ये भी हमें किससे मिला है? रशिया से मिला है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं पर एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो ये भी इनके संबंध को बेहतर बनाता है। रूस को इससे क्या फायदा हुआ भाई? रूस को भारत के साथ संबंध अच्छे बनाने में क्या फायदा हुआ है? तो रूस को इस संबंध से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदारक देश है। मतलब कि हम हथियार मंगाते हैं, तो अगर रशिया की बात करें तो रशिया के लिए हम दूसरा सबसे बड़े हथियारों का खरीदारक देश है रशिया के लिए, है ना। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक जो सामान है, सैनिक साजो सामान है, मतलब हथियार वगैरह है, वो कहाँ से मिलता है? रशिया से ही मिलता है। भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसलिए भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। हम तेल भी बहुत सारा कहाँ से मंगाते हैं भाई? रशिया से मंगाते हैं, है ना जी। तो ये फायदा हुआ है रशिया को हमारे से संबंध बना के रखने में। ये हमारा चैप्टर था जो कि खत्म हो चुका है, 2 पार्ट्स में हमने खत्म किया है। उम्मीद करता हूं जो भी टॉपिक्स मैंने आपको समझाया है समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख लिया, चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ एनिमेटेड वीडियो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एनिमेटेड वीडियो को भी आप लोग जरूर देखें, उससे भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। दोनों वीडियो को देख लो भाई, टाइम ज्यादा क्या है, लगभग 1 से 1.5 घंटे आपको, अगर डिजिटल बोर्ड वाली वीडियो देखोगे 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। जो एनिमेटेड वीडियो है वो लगभग 4 पार्ट आपको देखना होगा, वो लगभग 40 से 45 मिनट में खत्म हो जाएगा, है ना। यानी कि 2 से 2.5 घंटे में आप पूरे एक चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर के समझ सकते हो तो फिर क्या दिक्कत है? दोनों ही वीडियो, डिजिटल बोर्ड वाली वीडियो को भी देखो और एनिमेटेड वीडियो को भी देखो, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको जितना भी मैंने समझाया है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।